स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए लेखपाल परीक्षा से महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि विकास को लेकर आया हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी लोग अंग्रेजों के समय में कैसी व्यवस्था थी, भूमि से संबंधित कैसे कर थे, इसके बारे में देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन के बारे में भी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं। लेक्चर को पूरा देखने के बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक भूमि विकास। सबसे पहले हम लोग इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। तो इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। और किसके द्वारा? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जागीरदारी, मालगुजारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि एक निश्चित धनराशि जो थी जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी, और जो जमींदार निश्चित राशि नहीं दे पाते थे, उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत जो जमींदार थे वो भूस्वामी थे, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो कंपनी को कितना भाग देना होता था? 10/11 भाग, और अपने पास कितना रखना होता था? 1/11 भाग। अतः इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां नीलाम की गई। क्यों नीलाम की गई थी? क्योंकि जमींदार समय पर राजस्व की राशि जमा करने में असफल रहते थे। जमींदार सरकार और कृषक के बीच मध्यस्थ बन गया था। तो जमींदार का इसमें क्या काम था? सरकार और कृषक के बीच मध्यस्थता करना था। जमींदार दो प्रकार के बंदोबस्त के अंतर्गत दी जाती थी। जमींदारी जो थी वो दो प्रकार के बंदोबस्त के अंतर्गत दी जाती थी। पहला स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत दी जाती थी और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत दी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त में भूमि कर एक लंबी अवधि के लिए निर्धारित किया जाता था। भूमि कर मनमाने तरीके से निर्धारित होता था। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो थी भूमि कर लंबी अवधि के लिए होता था। अस्थायी बंदोबस्त में सरकार भूमि कर थोड़े समय के लिए निर्धारित करती थी, जब चाहे इसमें परिवर्तन कर सकती थी। दूसरी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं महालवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था सर्वप्रथम आगरा एवं अवध में 1833 में प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई थी यह व्यवस्था? 1833 में। बाद में इसे पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भी प्रचलित किया गया। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए जान लेते हैं। महाल का अर्थ क्या होता है? गांव होता है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व संयुक्त रूप से समस्त गांव का रहता था। मतलब जो गांव होता था वो महाल या महालवाड़ी व्यवस्था का या भूमि का स्वामी होता था, या ग्राम समाज हम ऐसे कह सकते हैं, ग्राम समाज स्वामी होता था। यदि कोई कृषक अपनी भूमि छोड़ देता था तो वह ग्राम की संयुक्त संपत्ति हो जाती थी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत में भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 में थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु के 12 महल जिलों में लागू किया गया था। तो कब लागू किया था? 1792 में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसके द्वारा लागू की गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा। और कहाँ? तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था, जो धीरे धीरे बंबई, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, यहाँ पे ये धीरे धीरे प्रचलित हो गई थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार ही कृषि का स्वामी होता था। जो किसान होता था वो ही, या भूमिदार उसको हम कह सकते हैं, वही कृषि का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने व बेचने का अधिकार होता था। मतलब किसान के पास भूमि को रखने का अधिकार था और उसको बेचने का भी अधिकार था। भूमि कर न देने की स्थिति में जमींदार को भूस्वामी से अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का सीधा संपर्क किसान से होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत होता था। नील विद्रोह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई थी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा कि नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बंगाल से हुई। बंगाल के में कहाँ से हुई? नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। अब इसके नेतृत्वकर्ता देखते हैं कौन है। दिगंबर बिस्वा तथा बिष्ट बिस्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए थे। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी किसानों ने। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। आइए देखते हैं पूरा क्या इसका मामला था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी।
बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। जो किसान थे वो चावल की खेती करना चाह रहे थे और जो यूरोपीय लोग थे, जो बगान मालिक थे, उनको नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1862 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए थे। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया था। देखिए, इसके अंतर्गत अखबारों के अंतर्गत क्या क्या था, इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो यहाँ से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दीनबंधु मित्र ने किस नाटक में नील बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया है। तो वो कौन सा नाटक है? नील दर्पण नाटक है। आइए देखते हैं पावना विद्रोह। बंगाल में जमींदारों के द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से बहुत अधिक कर रोपण किया जाता था। सीमा से अधिक बंगाल में जमींदारों के द्वारा किसानों पर ज्यादा से ज्यादा कर रोपण कर दिया जाता था और मनमानी कारगुजारियां बड़े पैमाने पर की जाती थी। इसके विरोध में 1873-76 के बीच में किसान आंदोलन हुआ, जिसे पावना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में 1873 में किसान संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पावना 1873 में किस संघ की स्थापना हुई पावना जिले में? तो ये किसान संघ की स्थापना हुई थी। इस संघ के अधीन किसान संगठित हुए थे। उन्होंने क्या किया था? लगान हड़ताल कर दी थी और बढ़ी हुई दर पर लगान देने से मना कर दिया था। किसान की यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर ही लड़ी गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों के समर्थन की मांग की थी। यह हम कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता भी थे। दक्कन विद्रोह 1875। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में प्रारंभ इस विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए भारी कर थे। इन क्षेत्रों में भी किसान करों के भारी बोझ से दबे थे तथा महाजनों के कुचक्र में फंसने को विवश थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद कपास की जो कीमत थी उसमें भारी गिरावट आ गई थी, जिससे महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए थे और महाजनों के ऋण का दबाव इन पर बढ़ता चला गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने महाजनों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया था। इस आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया था। नाइयों, धोबियों और चमकारों ने भी महाजनों की किसी प्रकार की सेवा करने से मना कर दिया था। धीरे धीरे क्या हुआ? सामाजिक बहिष्कार होने लगा, कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने महाजनों और सूदखोरों के घरों पर हमले कर दिए थे और ऋण संबंधी कागजात लूट लिए गए थे और उन्हें जला दिया गया था। एका आंदोलन के बारे में देखते हैं। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। तो यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि एका आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मदारी पासी ने इसको शुरुआत की थी। कब? 1921-22 में। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, ये केंद्र थे इसके। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। ये किसके थी? ये लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर ये एक आंदोलन हुआ था। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली थी। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों ने प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण कर दिया जाए। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। तो मोपला विद्रोह ये कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। दक्षिणी मालाबार के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहरों को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं को ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह के दो कारण थे। पहला कौन सा था? पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां थीं। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था।
या इनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। बारदोली सत्याग्रह। वर्ष 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस आंदोलन के तहत सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई। तो किस आंदोलन के तहत दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के तहत दी गई। और यह कब प्रारंभ किया गया था? 1928 में। भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल के आता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा किया गया? आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया था? 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया था, वह था ग्राम दान का। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई, यहाँ वह सफल रहा था। तिभागा आंदोलन। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था तिभागा आंदोलन? 1946 में। किसके द्वारा? बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में बंगाल किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन बटाईदारों के द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों का हो, जो बटाईदार थे। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन तथा मोनी सिंह इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त होता है। अब हम सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन के अंतर्गत जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी जो है राइट होगा, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1862-60 में, 1862-63 में, 1865-66 में, 1878 या 79 में। तो बंगाल में नील विद्रोह जो है वो 1862-60 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? दिगंबर बिश्वास के नेतृत्व में हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में हुआ, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ या चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ? तो बंगाल में नील विद्रोह जो है वो दिगंबर बिश्वास के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा हुआ, मदारी पासी के द्वारा हुआ, स्वामी सहजानंद के द्वारा हुआ या एनजी रंगा के द्वारा हुआ? एका आंदोलन का नेतृत्व जो है वो मदारी पासी के द्वारा हुआ। ऑप्शन बी जो है इसके अंतर्गत राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एका आंदोलन कब हुआ? 1919-20 में हुआ, 21-22 में हुआ, 1924-25 में हुआ, 1926-27 में हुआ? तो एका आंदोलन जो है वो 1921-22 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के मालाबार मोपला कौन थे? मोपला, ये क्वेश्चन है आपका, मोपला कौन थे? केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान, जमींदार थे या अंग्रेजों की फौज में सैनिक थे या इनमें से कोई नहीं? तो मोपला जो है वो केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था या विट्ठल भाई पटेल जी ने किया था या महादजी देसाई ने? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान मिली? बिजोलिया आंदोलन के दौरान मिली, दांडी मार्च के दौरान मिली, भूदान आंदोलन के दौरान मिली या बारदोली सत्या के दौरान मिली थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, कर्नाटक राज्य में हुआ था या तमिलनाडु राज्य में हुआ था या उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था।
ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था, या स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ वो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1790 में प्रारंभ की गई, 1792 में प्रारंभ की गई, 1793 में प्रारंभ की गई, या 1795 में प्रारंभ की गई? तो इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली जो है वो 1793 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था, लॉर्ड डफरी ने प्रारंभ किया था, लॉर्ड लिटल ने प्रारंभ किया था, या लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था? तो भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत जमींदार को भूमि के लगान का कितना भाग कंपनी को देना होता था? 1/11 भाग देना होता था, 6/11 भाग देना होता, 9/11 भाग देना होता था, या 10/11 भाग देना होता था? तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, 10/11 भाग देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, या थॉमस मुनरो के द्वारा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत भूमि का स्वामी होता था? जमींदार होता था, या किसान होता था, या ग्राम समाज होता था, या इनमें से कोई नहीं? तो महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत जो भूमि का स्वामी होता था वो ग्राम समाज होता था। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। यहाँ पे अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।